छूटा हुआ है। क्यों हो गया इसको, चलो। ऐसे 400 की सीरीज करना है आज अपने को, और उसके अलावा जितना बचा हुआ एलओडीआर है पूरा खत्म करना है आज। तो आज तुम्हारे को वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 6:30, सो 6:30 to 8 अपन पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर डिनर तुम लोग को बैठ जाना, लेके खत्म करके ही उठना, खत्म करके ही उठना है आफ्टर डिनर। ठीक है, बस एक डिनर ब्रेक लोगे। स्टार्ट करते हैं अपना, टाइम यही होगा अब से डेली, 6:30 to 8 रखेंगे टिल एटलीस्ट 25th 26th। एंड देन फिर देखते हैं कितना पोर्शन बचा है, क्योंकि फ्रॉम 27th अगेन मेरी मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगा, बैच मॉर्निंग में ही करना पड़ेगा। तो ऐसे 402 में आ जाओ, 402 में, ऐसे 402 में आ जाओ। क्या बोलते हैं देखो, ऑडिट कंसिडरेशंस, ऑडिट से रिलेटेड क्या क्या तुमको कंसिडर करना है। रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है एक एंटिटी। तो ये जो एंटिटी है, एंटिटी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, इसको अपन बोलते हैं यूजर एंटिटी। इसको अपन क्या बोलेंगे, यूजर एंटिटी। और जो एंटिटी यूज कर रही है, जिसको यानी जिसका जो सर्विस दे रही है, जो सर्विस दे रही है यूई को, जो सर्विस दे रही है यूई को, उसको अपन बोलते हैं एसओ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो कुल मिला के तुम लोग को देखे होंगे कई बार तो कंपनियां अपना पेरोल रिलेटेड जितना भी काम रहता है वो आउटसोर्स कर देती है, कि भैया इसका पीएफ, ग्रेचुटी, पेमेंट से लेके एवरीथिंग, तुम्हारी पेमेंट शीट बनाना, पेरोल शीट बनाना, पीएफ, ग्रेचुटी कितना कितना आ रहा है, सब चीज रिटर्न विटर्न भरना, ये सब आउटसोर्स करके रख दिए। जैसे एल ने एक दूसरी कंपनी को आउटसोर्स करके रखा हुआ था जब मैं वहां पे था, लार्सन टुब्रो में। सो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो दे माइट बी आउटसोर्सिंग। तो उससे रिलेटेड हमको ऑडिट कंसिडर यहाँ पे क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर मान लो मैं एग्जांपल लूं और मैं बोलूं कि अगर मैं जा रहा हूं वहां पे चेक करने क्या, इंप्लॉई एक्सपेंस, इंप्लॉई एक्सपेंस जाऊंगा, तो क्या मैं इंप्लॉई एक्सपेंस में मैं ये देखूंगा ऐसे 315 में, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा था कि पेरोल एक्सपेंस रिलेटेड मान लो मैंने आउटसोर्स म्यूट करके है। रखा है किसी और को काम, पेरोल एक्सपेंस से रिलेटेड मैंने किसी और को किसी और एंटिटी को आउटसोर्स करके रखा है। लेट्स सी एन एग्जांपल, कि जहां पे मैंने यूजर एंटिटी ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को पेरोल से रिलेटेड आउटसोर्स करके रखा है, एंड आई एम द ऑडिटर ऑफ यूजर एंटिटी, मैं हूँ ऑडिटर। मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ यूजर एंटिटी का, यूजर एंटिटी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, और जब मैं देख रहा हूँ इंप्लॉई एक्सपेंस चेक करने की बारी आ रही है, तो क्या मैं इंप्लॉई एक्सपेंस एक्सपेंस जब चेक करूंगा तो उससे रिलेटेड, इंप्लॉई से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स देखूंगा, राइट। ऐसे 315 बोलते हैं ना, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल देखना। 330 में रिस्पॉन्ड करना इंटरनल कंट्रोल्स को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए। तो तुम टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर सकते हो वहां पे 330 में। तो 330 में कंट्रोल्स रिलेटेड टू एम्प्लॉई एक्सपेंस, वो तो तुमको मिलेगा क्या, वो तुमको यहाँ पे मिलेगा कि यूजर एंटिटी में। खर्चा किसका है, यूजर एंटिटी का खर्चा है। इम्प्लॉई एक्सपेंस, सैलरी वैलरी जितना भी खर्चा है, ये किसका खर्चा है, इम्प्लॉई का। लेकिन क्या ये तुमको टेस्ट ऑफ कंट्रोल जब करोगे तो तुमको कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे कि कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी होंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे ना, जो भी कंट्रोल्स होंगे, क्योंकि मैनेज कौन कर रहा है पूरा का पूरा, टाइम शीट, चार्ज, एवरीथिंग सब बनाना, पीएफ, ग्रेचुटी, एवरीथिंग दे आर हैंडलिंग दिस, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उनको सर्विस दे रहा है। तो यहाँ पे वो सारे कंट्रोल्स मिलेंगे नहीं यूजर एंटिटी को। तो अब क्या मेरे को यहाँ पे जाके कंट्रोल्स चेक करना पड़ सकता है क्या, यहाँ पे जाके क्या मुझे कंट्रोल्स देखना पड़ सकता है क्या, क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मुझे कुछ देगी रिपोर्ट, क्या मुझे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी रिपोर्ट देगी जो कि बताएगी कि हाँ हमारे यहाँ एडिक्वेट कंट्रोल है और कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ये सब ऐसा कुछ बताएगी क्या। तो इसी से रिलेटेड हमको ये ऐसे 402 में पढ़ना है कि देन व्हाट शुड ऑडिटर डू इन केस एंटिटी इज यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है एंटिटी तो। लेकिन ऐसे सारे सर्विस, बहुत सारी सर्विस आउटसोर्स करके रख सकती है एंटिटी, लेकिन ऐसे सारे सर्विस से रिलेटेड हम 402 में कवर नहीं होंगे। ऐसी सर्विस से कवर होंगे जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम में आता है,
जैसे ये एम्प्लॉई एक्सपेंस जो अपन ने डिस्कस किया अभी, एम्प्लॉई एक्सपेंस जो है अपन ने देखा, तो ये क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम है? यस, बहुत बड़ा लाइन आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तुम्हारे, सीधा सीधा एम्प्लॉय कंपेंसेशन आ जाता है ये। बट एक तुम लोग को पता होगा एम्प्लॉय से रिलेटेड एक एचआर रिलेटेड सर्विसेज भी आजकल एंटिटी आउटसोर्स कर देती है। तुम लोग जब सीए बन जाओगे एक बार, तो तुम लोग को सीए बनने के बाद में ना कंसल्टेंसी से कॉल आएगा कि दे आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, बट दे आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ में वो रिक्रूट करते हैं, एंड इन केस यू आर गेटिंग सिलेक्टेड थ्रू देम, थ्रू द कंसल्टेंसी, एचआर कंसल्टेंसी वालों के थ्रू तो अगर सिलेक्ट होते हो, तो एचआर कंसल्टेंसी वाले विल गेट द मनी फ्रॉम सम मनी परसेंटेज वाइज कुछ, या मंथली का कुछ परसेंटेज उनको मिलेगा, तुम्हारे सैलरी का कुछ परसेंटेज दे विल गेट फ्रॉम दी कंपनी। सो ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस जो दे रहे वो, दे आर गिविंग सर्विस टू मी, मैं उनसे एक बार सर्विस ले रहा हूँ नॉर्मल, लेट्स से आई एम कंपनी, मैं एक नॉर्मल सर्विस ले रहा हूँ। क्या ये मेरे फाइनेंशियल, मेरे मेरे यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम में ऐसा कोई आइटम है जिसका ऐसा आउटसोर्स किया गया है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रही है, बट पूरा मेन लाइन आइटम मेरा है? नहीं, ये तो मेरी एक नॉर्मल, मैं कोई भी सर्विस लेते रहता हूँ, ये तो एक नॉर्मल जो चेक होगा वही होगा चेक, मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन ये जो इम्प्लॉई एक्सपेंस से रिलेटेड जो आइटम है, इम्प्लॉई एक्सपेंस वाला जो आइटम है, दिस इज अ मेजर लाइन आइटम, और ये इससे रिलेटेड जितने कंट्रोल्स है ये यहाँ पे होंगे ही नहीं, ये मैनेज कहाँ हो रहा है पूरा का पूरा, ये मैनेज वहां हो रहा है, किधर? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। सिद्धार्थ, राइट? तो देखो सबसे पहले अपन स्कोप में देखो, स्कोप में देखो क्या क्या आ रहा है। Scope of this essay deals with the user auditor's responsibility to obtain sufficient appropriate audit evidence when a user entity uses the services of one or more service organization. सिंपल है सबसे पहली लाइन तो, कि ऐसे कब डील कर रहे हैं, यूजर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, किससे रिलेटेड? जब यूवी सर्विस ले रहा है एसओ की। कई सारी एंटिटी आउटसोर्स करके रख देती है एस्पेक्ट्स ऑफ देयर बिजनेस टू ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम performing a specific task under direction of an entity to replacing an entity's entire business units or function. लेकिन लेकिन देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेनी ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटीग्रल टू द एंटिटीज बिजनेस ऑपरेशंस, हाउएवर नॉट ऑल दोज सर्विसेज आर रेलेवेंट टू द ऑडिट। सारे के सारे हमारे रेलेवेंट नहीं होंगे ऑडिट के लिए, जो हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट है उसको हमको कवर करना है 402 में, ठीक है? कुछ भी बनवा ले भाई, और बात धीरे करने बोलो, ठीक है? हाँ, कुछ भी बनवा। तीसरा देखो, तीसरा थर्ड पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रेलेवेंट टू द ऑडिट ऑफ अ यूईज फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन दो सर्विसेज एंड द कंट्रोल्स ओवर देम आर पार्ट ऑफ द यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आते। जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो तुमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्यों? देखो बाजू में क्वेश्चन भी दिया हुआ है अपना ड्यूराफोन का, और यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। देखो ये लाइन बोलना क्या चाहती है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अभी अपन ने ऊपर में क्या देखा, ये पढ़ा ना, कि हमारे लिए क्या है, वही इंपॉर्टेंट है जो रेलेवेंट टू द ऑडिट है, हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है जो रेलेवेंट टू द ऑडिट है, नॉट ऑल दो सर्विसेज आर रेलेवेंट टू द ऑडिट। हमारे लिए जो ऐसे 400 तो अप्लाई किधर करना है, जो ऑडिट रेलेवेंट रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे बोलते हैं कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा जो सर्विस दे रही तुम्हारी, रेलेवेंट टू द ऑडिट ऑफ यूजर एंटिटी कब होगी, कब होगी, कब होगी रेलेवेंट हमारे लिए, कब होगी? व्हेन those services and the controls over them are part of the user entity's information system। मतलब समझ रहे हो? क्या ये इम्प्लॉई एक्सपेंस जो अपन ने एग्जांपल लिया था इम्प्लॉई एक्सपेंस का, ये जो यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस दे रही, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजर एंटिटी को इम्प्लॉई एक्सपेंस से रिलेटेड सर्विस दे रही है, क्या ये तुम्हारा एक पार्ट होगा इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, यूजर एंटिटी के इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होगा? यस। यूजर एंटिटी के एमआईएस, जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं नॉर्मली, एमआईएस वगैरह के थ्रू जो रिपोर्टिंग होगी, और भी बहुत सारे जो प्रॉपर सैप वगैरह के थ्रू होगा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ये पार्ट है। तो तुमको सबसे पहले ये देखना है कि क्या जो कंट्रोल्स है और जो तुम्हारा सर्विसेज है, सर्विसेज एंड द कंट्रोल्स ओवर दो सर्विसेज, आर दे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस। उससे रिलेटेड जो जो बिजनेस प्रोसेस है, इंप्लॉई एक्सपेंस से रिलेटेड जो जो बिजनेस प्रोसेस है, ग्रेचुटी का कैलकुलेशन करना, पीएफ का कैलकुलेशन करना, इंप्लॉई शीट बनाना, टाइम शीट चेक करना, ये सब जो पूरा का पूरा बिजनेस प्रोसेस है, रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाएगा, ग्रेचुटी का खर्चा जाएगा, इंप्लॉई का पीएफ का खर्चा जाएगा, इंप्लॉई का एक्सपेंस जाएगा, आर दे रेलेवेंट फॉर माई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Although most controls at the service organization are likely to relate to financial reporting, ऐसा बोल रहे हैं कि ज्यादातर सारी सर्विसेज रिलेटेड होंगे ही होंगे, देयर मे बी अदर कंट्रोल्स दैट मे आल्सो बी रेलेवेंट टू द ऑडिट।
सच एज कंट्रोल्स ओवर द सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। अब ये भी हो सकता है कि इंपॉर्टेंट कंट्रोल हो हमारे लिए, हो सकता है हमने सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स को भी आउटसोर्स करके रखा हो एंड दैट सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स भी हमारे लिए रेलेवेंट हो। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से, अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज आर पार्ट ऑफ यूईआईएस। अपन ने ऊपर में क्या देखा कि हमारे क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है क्या वो सर्विस और उससे रिलेटेड कंट्रोल्स वो हमारे यूजर इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ हम बोलेंगे कि ये यूजर एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है, इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इफ यहाँ से क्वेश्चन आएगा इफ दिस सर्विसेज अफेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। इफ दिस सर्विसेज अफेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो अगर ये जो सर्विसेज दे रहा है क्या वो मेरे क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को अफेक्ट कर रहा है? यस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब समझ रहे हो ना, अकाउंट बैलेंस लेवल या डिस्क्लोजर लेवल, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन लेवल इन द यूजर एंटिटीज ऑपरेशन दैट आर सिग्निफिकेंट टू द यूईज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। प्रोसीजर्स पूरी पूरी अफेक्ट कर रही है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तुम देखोगे तो रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या हम इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करेंगे या मैनुअल फॉर्म में मेंटेन करेंगे? पूरी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एक प्रकार से मैं बोलूँ तो इफेक्ट होगी। अब इससे फाइनेंशियल रिलेटेड जर्नल एंट्रीज जो होगी, इंप्लॉई एक्सपेंस से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स है? क्लोजिंग एंट्री जो पास करनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, क्लोजिंग एंट्री से क्या रिलेटेड है? एडजस्टमेंट एंट्री जो पास करनी है, तो उससे रिलेटेड क्या कंट्रोल्स लगा रहे हो तुम? सिमिलरली ऐसा कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है तुम्हारा यूजर एंटिटी का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्या वो ऐसे इवेंट भी कैप्चर कर लेता है क्या? ऐसे इवेंट भी कैप्चर कर लेता है क्या? ऐसे कंडीशन भी कैप्चर कर लेता है क्या जो कि ट्रांजेक्शन नहीं है? जो कि ट्रांजेक्शन नहीं है, ऐसा कोई समझ में आ रहा है एग्जांपल जो तुम्हारे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर कर ले? एनी इवेंट और कंडीशन विच इज नॉट अ ट्रांजेक्शन स्टिल तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एंड यूजर एंटिटी का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम एसएपी अगर कुल मिला के बोलूं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर एक प्रकार से बोलूं मैं इन शॉर्ट, तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर ले तुम्हारा। इवेंट्स और कंडीशन अदर देन ट्रांजेक्शन, जो कि हमारे ट्रांजेक्शन नहीं है, वो ट्रांजेक्शन नहीं है बट दे आर रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर कर ले। एग्जांपल लो डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है? डेप्रिसिएशन इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन इज टाइम इलेप्सिंग, राइट? इवेंट होना, कंडीशन होना। सो ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा टाइम इलेप्स हो रहा है, कंडीशन इवेंट है, इवेंट, एंड बेस्ड ऑन विच योर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर द डेप्रिसिएशन। तो क्या तुम्हारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा है क्या? अगर ये सारे से रिलेटेड ऐसा ऐसा है, देन यू कैन से व्हाट कि हाँ ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज ये जो दे रहे हैं ना, इससे रिलेटेड ये सब सर्विस दे रहे हैं ना, ये हमारे लिए रेलेवेंट टू द ऑडिट हो गई, ये हमारे लिए रेलेवेंट टू द ऑडिट हो गई। बाजू का एक बार क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ड्यूराफोन मोबाइल हैज आउटसोर्स्ड ऑल इट्स रेवेन्यू ऑपरेशंस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के अलावा और बहुत सारी उसने ऑपरेशंस आउटसोर्स कर दिया है एज एन ऑडिटर। देखो क्वेश्चन 402 का समझ में कहां से आएगा? आउटसोर्स कर दिया है, आउटसोर्स कर दिया, यहां से समझ में आना चाहिए। 402 में जा रहा है वो। एज एन ऑडिटर ऑफ ड्यूराफोन, तुम ड्यूराफोन के ऑडिटर हो। ड्यूराफोन यहाँ पे यूई है कि एसओ है? यूई। यूई, राइट? यूई। तो तुम ऑडिटर हो यूई के, तो यू आर यूजर ऑडिटर और सर्विस ऑडिटर। देखो दो ऑडिटर पढ़ने वाले यहाँ पे अपन, एक यूजर एंटिटी का जो ऑडिटर है उसको अपन बोलेंगे यूजर एंटिटी का ऑडिटर, मतलब यूजर ऑडिटर। और एक हो गया सर्विस ऑडिटर जो सर्विस एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं, मतलब जिसको हमने आउटसोर्स किया उसका ऑडिटर। तो यहाँ पे ड्यूराफोन को ऑडिटर के लिए तुमको पूछ रहा है एन्यूमरेट द फैक्टर्स सर टू एक बार टेक। रिपीट करिए ना लास्ट टाइम। देखो सिंपल है, एक यूजर एंटिटी हो गई, तुम हो गए मान लो, और तुमने सर्विस आउटसोर्स कर दी, तुमने कोई सर्विस आउटसोर्स कर दी टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका जो ऑडिटर है इसको अपन बोलेंगे सर्विस ऑडिटर, इसका जो ऑडिटर है, ये एंटिटी का जो ऑडिटर है इसको अपन बोलेंगे सर्विस ऑडिटर, और तुम जो ऑडिटर हो यूजर एंटिटी के, तुमको हम क्या बोलेंगे? यूजर ऑडिटर, यूजर एंटिटी के ऑडिटर हो तुम। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या फैक्टर्स तुम कंसिडर करोगे, फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन रिलेटेड टू इट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब ये हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आएगा, क्या ये हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट है कि नहीं? क्या क्या फैक्टर्स तुम देखोगे, कंसिडर करोगे? मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन को? समझा रहा हो वैसा तो जाके थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा हल्का हल्का, वरना अगर नहीं छोड़ के गए हो तो बिल्कुल हिंट भी नहीं होगा कि इसका ये आंसर हो सकता है।
एक बार देखो इसको वापस से देखो, ये वाली लाइन को पढ़ो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी सर्विसेज वो दे रहा है वो हमारे यूजर एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि तभी है वो हमारे लिए रेलेवेंट होगा ऑडिट के लिए। ऊपर में देखा ना, अगर उसके सर्विसेज और उससे रिलेटेड जो कंट्रोल्स है वो अगर हमारे सर्विस इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है, वो सर्विसेज और उससे रिलेटेड कंट्रोल, तो वो सर्विसेज हमारे लिए ऑडिट से रिलेटेड रेलेवेंट हो जाएगी एज ए यूजर ऑडिटर। वो हमारे लिए ऑडिटर, एज एन ऑडिटर हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगी। तो ये बोल रहे कि हाँ ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होगा रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर 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 ये इन लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं। तो तुमको ये 5 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। और ये यहाँ पे देखो क्या पूछ रहे हैं, एनिमेट द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन रिलेटेड टू इट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तुम क्या क्या फैक्टर कंसीडर करोगे जब तुमको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देखना है कि ये तुमको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से करना है कि नहीं करना चाहिए। तो एज एन यूजर ऑडिटर तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि भैया इसने यूजर ऑडिटर ने यूजर एंटिटी ने आउटसोर्स कर दिया कोई एंटिटी को, दूसरी एंटिटी को। अब ये जो सर्विस दे रहा है ये हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रेलेवेंट है कि नहीं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रेलेवेंट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे ऑडिट से भी रिलेटेड रेलेवेंट हो जाएगा वो। घुमा के वो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 ये याद करना पड़ेगा तुमको। एक बार आंसर पढ़ो 1 2 3 4 5, तुमको ये याद आना चाहिए। ये आंसर अपन ने ऑलरेडी 3 4 पॉइंट इसके जैसे किए हुए, 3 4 पॉइंट इसके जैसे ऑलरेडी किए हुए। ये लास्ट पॉइंट देखो, ये तो लास्ट पॉइंट याद आया होगा, कैप्चर इवेंट्स एंड कंडीशन अदर देन ट्रांजैक्शन दैट आर सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका एग्जांपल मैंने जस्ट अभी दिया जो डेप्रिसिएशन, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। यस एनीवन? देखो जल्दी बताओ। बताओ बताओ। नहीं याद आ रहा है क्या? ऐसे 315 किए हो कि नहीं किए हो अच्छे से? बोला था चैप्टर 3 और ऐसे 315 अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल ब्रेक दिए थे पूरे दिन भर। किए हो कि नहीं ऐसे 315 रिवाइज? बोलो भाई हाँ या ना। क्या बताना सर? किया है। ऐसे 315 रिवाइज किए हो? यस। किए हो तो ये आंसर जो अभी अपन ने किया 402 में, उसके आंसर के जितने पॉइंट्स है, 4 5 3 4 पॉइंट्स, वो क्या इसके जैसे पॉइंट्स नहीं दिख रहे क्या तुमको? सेम सिमिलर पॉइंट्स याद करने के लिए काम आएंगे तुमको। दो एक आंसर याद करोगे, 2 3 आंसर इसके जैसे एक और आंसर है, यही सेम पॉइंट्स मिलेंगे तुमको। कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्रीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें जो जो पॉइंट्स है, प्रोसीजर्स विद इन बोथ आईटी मैनुअल सिस्टम, कैप्चर्स इवेंट्स एंड कंडीशन अदर देन ट्रांजेक्शन, यही सब तो पॉइंट्स है। देखो दोनों आंसर लिंक करो दोनों को, एटलीस्ट हिट तो होना चाहिए माइंड में कि हाँ ऐसा ऐसा पॉइंट्स किया हुआ है कहीं तो भी। दोनों आंसर लिंक करो, वहां पे लिखो और इस आंसर के बाजू में यहाँ पे लिखो कि ये आउटसोर्सिंग ऐसे 402 वाला क्वेश्चन का आंसर भी यही है ऑटोमेटिकली, मोटा माटी। बस वहां पे क्या बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम में ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट होंगे अगर, तो फिर वो हमारे लिए रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाएगा, रेलेवेंट टू द ऑडिट हो जाएगा। दोनों जगह रेफरेंस दो तो जाके याद रहेगा तुमको आगे चल के। और पॉइंट्स भी याद करो तो इंपॉर्टेंस तो ये तो एकदम सिंपल है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या तुम्हारा ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है ना ऐसे इवेंट्स और कंडीशन अदर देन ट्रांजेक्शन। सिमिलरली जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्या क्या कंट्रोल्स है, मैंने एग्जांपल दिया था तुमको जर्नल एंट्री से रिलेटेड कंट्रोल, याद है कोई किसी को? पार्क एंड पोस्ट, पार्क एंड पोस्ट एक कंट्रोल हो गया ना। जनरल एंट्री तुमको मारना है तो तुम 10,000 के ऊपर की जनरल एंट्री मार नहीं पाओगे। तुम मारोगे तो तुम पार्क हो जाएगी वो एंट्री, पोस्टिंग नहीं होगी। पोस्टिंग कब होगी? जब तुम्हारा सीनियर या तुम्हारा रिव्यूअर वो एंट्री को चेक करेगा, वाउचर से एवरीथिंग प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद पोस्ट होगा। तो उससे जनरल एंट्री से रिलेटेड क्या क्या कंट्रोल्स है? यहाँ तो तूफान आ गया पूरा। सेम ईयर। दरवाजे खटखटा रहे, कहाँ का है और तूफान? इंदौर में भी आ गया सर। देखो ये हुआ क्या, दोनों आंसर लिंक सेम है ना मोटा माटी। ये भी आंसर इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। मैंने इसका डिफरेंस भी मार्क करवाया था तुमको, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से था अलग और एक सिमिलर टाइप से था जिसमें मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स बोलता है।
याद करवाया था मैंने ऐसे 315 और चैप्टर 3 को लिंक कराते हुए। चैप्टर 3 में सेम टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा सेम लैंग्वेज में, बस थोड़ा सा आखिरी में हल्का सा डिफरेंस है। देखो ये अभी तक आया नहीं है, और आई बिलीव कि जब आएगा तो आंसर, अगर तुम ये इसके जब ये लिखना है और इसके बदले वो चैप्टर 3 वाले लिख दोगे, मैंने चैप्टर 3 में यही आंसर वापस से रेसिप्रोकेट भी किया है, यही क्वेश्चन और ये आंसर उसी के नीचे, सो डेट यू डोंट गेट कंफ्यूज कि कौन से आंसर में क्या, मतलब वर्डिंग के साथ समझाया था मैंने चैप्टर 3, अगर याद होगा तो। और इन केस अभी तक आया नहीं है, और जब आएगा अगर आ गया तो वो आंसर वही होगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन ये यही आएगा वर्डिंग के हिसाब से। एंड देन यू नीड टू बी परफेक्ट ऑन योर आंसर, कि इसमें आंसर में वो ना मिक्स कर दो और उसमें ये ना लिख दो। देखो चैप्टर 3 में जाके कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल होगा, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वहां पे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट है ना एक, पेज 141 वहां पे देखो जाके ये वाला आंसर फिर से देखा होगा। 141 141 तो देखो मैंने इसमें मार्क भी किया है, जिसमें अगर मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स बोलता है तो अलग हो गया आंसर, और सेम सिमिलर लैंग्वेज में ये बोलते हैं कंसिस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स डिजाइन्ड एंड एस्टेब्लिश्ड टू। इसका मैंने मीनिंग भी बताया था, दोनों में मीनिंग क्या अलग अलग बोलना चाह रहा है वो, चैप्टर 3 एक बार वापस से देखोगे तो ये सब मार्क करके रखो डिफरेंस, ये इतना माइन्यूटली कोई बताएगा नहीं, अनलेस यू मार्क, अनलेस यू राइट। जब समझा रहा था तभी लिख लेना क्या मीनिंग क्या आ रहा था क्वेश्चन का, लॉजिक क्या बैठ रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्या है टॉपिक की, ये टॉपिक अलग बोलना चाह रहा है, वो टॉपिक अलग बोलना चाह रहा है। अभी यूजर एंटिटी में आउटसोर्सिंग वाला समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, कि हमारे लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेवेंट क्या क्या फैक्टर्स होंगे, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेवेंट हो तो ऑडिट से रिलेवेंट हो गए। तो ये सब पॉइंट्स ही है मोटा माटी, कि भैया ऐसे इन्फॉर्मेशन, यानी ऐसा सर्विस वो दे रहा है जो ऑटोमेटिकली हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कैप्चर हो जाता है, ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है इवेंट्स और कंडीशन अदर देन ट्रांजेक्शन, या ऐसी सर्विस दे रहा है जो हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऐसे प्रोसीजर्स आइदर आईटी रिलेटेड हो या मैनुअल रिलेटेड हो वो रिकॉर्ड करता है। क्या ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिसके ऊपर कंट्रोल्स लगा रहे हैं जनरल एंट्री से, जनरल एंट्री के ऊपर जो कंट्रोल्स वाले, क्या उसको अफेक्ट कर रहे हैं क्या। तो ये सारे फैक्टर्स तुमको देखने पड़ेंगे कहाँ पे, ऐसे 402 में। आई होप सब लिंक कर लिए हो। किसी को कोई डाउट है क्या, पूछ लो अगर डाउट हो सकता है अभी। डाउट है क्या, कहीं कुछ समझ नहीं आया, सर यहाँ पे आंसर ये वाला आ क्यों रहा है, यही समझ नहीं आ रहा है मेरे को, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यही समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ है डाउट, बोलो भाई, आगे बढ़ू फिर मैं। ठीक है ना सृष्टि, आंसर पूछू फिर मैं। हाँ सर, ये समझा पॉइंट सर, बट ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मतलब व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि अगर मेरे एंटिटी, इफ आई एम द एंटिटी सपोज एंड आई एम टेकिंग सर्विस फ्रॉम यू, so my auditor will be responsible for transaction. क्या So basically ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ आ रहे हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, देखो एक बार मैं फिर से सम अप करता हूँ। अपन ये दो लाइन जो है, ये दो पैरा जो है, इसमें हाँ अगर मैं बोलूँ तो ये क्या बोल रहा है कि हमारे लिए रेलेवेंट टू ऑडिट होना चाहिए, ऐसे 402 के लिए हाँ रेलेवेंट टू ऑडिट के लिए वो क्या बोल रहा है कि वो जो सर्विसेज है, जो सर्विसेज एसओ दे रहा है, जो सर्विसेज एसओ दे रहा है वो सर्विसेज एंड उसके ऊपर कंट्रोल जो है उसको हम रेलेवेंट टू द ऑडिट बोलेंगे, उसको हम रेलेवेंट टू द ऑडिट बोलेंगे अगर अगर वो हमारे यूजर एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होता है, तो पार्ट है तो पार्ट है तो फिर ये बोल रहा है हाँ यहाँ पे देखो क्या, कि हाँ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी सर्विसेज है वो यूजर एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होगा, तो पार्ट होगा तो हमारे लिए रेलेवेंट होगा अगर वो हमारे ये सबसे रिलेटेड, ये सबसे रिलेटेड ये जो सर्विसेज है
ये क्या वो फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं क्या, मतलब ये फैक्टर्स, ये जो सर्विसेज दे रहे हैं हमको ये सारे फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे कि ये सारे चीजों को अफेक्ट हो रहे हैं क्या। अगर अफेक्ट हो रहे हैं, मेरे यूजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट हो रहा है मतलब की, और अगर हाँ पार्ट हो रहा है तो पार्ट हो रहा है तो रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रेलेवेंट टू ऑडिट हो जाएगा मेरे 402 का कुल मिला के। तो वो मेरे 402 के कुल मिला के वो बोलना चाह रहा है कि तुमको आउटसोर्स किया तुमने, तो तुमने बहुत सारी सर्विसेज रेवेन्यू ऑपरेशंस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग आउटसोर्स करके रखे हो एज एन ऑडिटर, यूजर एंटिटी के तुम ऑडिटर हो। तो एन्यूमरेट करो ऑल द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो तुमको इतने सारी सर्विसेज आउटसोर्स करके रखे हुआ है, तो तुमको उसमें से अब कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज देखनी है जो आउटसोर्स की हुई है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। और ये बोलना क्यों चाह रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि भैया अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड होगी मतलब मेरे यूजर एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड होगी, इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होगा फॉर्म, और अगर पार्ट होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम का, देन इट वुड हैव बीन रेलेवेंट टू माय ऑडिट। ऑडिट रेलेवेंट होगा तो मुझे 402 वहां पे लगाना पड़ेगा, 402 की रिक्वायरमेंट लगानी पड़ेगी कि भैया मेरे को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो जो बातें करनी है, मेरे को उनसे 2 टाइप की रिपोर्ट मंगवानी पड़ सकती है, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट पढ़ेंगे अपन, टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट। तो ये सब इसलिए शुरू में ही इन्होंने बता दिया क्या, यूजर एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम का फॉर्म पार्ट हो रहा है क्या, देन इट वुड बी रेलेवेंट टू द ऑडिट, रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर वो सर्विसेज और कंट्रोल्स रिलेटेड टू दो सर्विसेज, ये सब इसका फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे तुम देखोगे क्या ये मेरे अकाउंटिंग सिस्टम को ऐसे अफेक्ट कर रहे हैं कि प्रोसीजर रिकॉर्ड आईटी हो, आईटी रिलेटेड हो या मैनुअल हो, कंट्रोल्स इंक्लूडिंग जर्नल एंट्री के ऊपर जो कंट्रोल्स है, सराउंडिंग कंट्रोल्स जो है पार्क एंड पोस्ट टाइप के। ओके, सो मतलब रेलेवेंट टू ऑडिट अगर रहेगा तो क्या क्या प्रोसीजर मुझे एज एन ऑडिटर करना रहेगा विल बी कंटिन्यूड इन दी फर्दर एसे। 402 बताएगा अभी और क्या क्या करना है तुमको, 402 तुमको अभी यहाँ पे बताएगा तुमको और क्या क्या करना है। यहाँ पे तुमको, यहाँ पे देखो तुमको बोलेगा कि टाइप 1 रिपोर्ट या टाइप 2 रिपोर्ट लो, किससे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इससे, फिर नहीं तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट सर करो, फोन करो। सर फिर ये सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट की क्या रिलेवेंस है उसमें, ऊपर जो सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट है? बाकी तो समझ में आ गई, ये कंट्रोल्स होने चाहिए जर्नल एंट्री ये में, द प्रोसीजर, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट। हाँ, ये सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट। तुमको ये बोल रहे हैं ना कि ये जो सर्विस दे रहे हैं क्या वो तुम्हारे इस प्रकार से अफेक्ट हो रहे हैं कि जो प्रोसीजर्स है बाय द यूजर एंटिटीज ट्रांजैक्शंस, क्या वो इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस, करेक्टेड, नेसेसरी, ट्रांसफर, जनरल लेजर, रिपोर्टेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग होने वाली क्या उसकी कुल मिला के, जो उसकी तुम जिस, प्रोसीजर्स की। हाँ मतलब जो भी तुम सर्विस ले रहे हो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो उस प्रोसीजर का फॉर्म पार्ट हो रहा है क्या, प्रोसीजर का, जिस जिस प्रोसीजर में सारा इनिशिएशन, रिकॉर्डिंग, ट्रांसफर, लेजर वगैरह पूरा रिपोर्टिंग का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट हो जाएगा, जिससे कुल मिला के उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेट कर रहे हैं वो, जो कि अपन ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखे जैसे कि 315 में। बस सर ये जम नहीं रही थी ना पॉइंट। इफ दिस सर्विसेज अफेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, इफ दिस सर्विसेज अफेक्ट कर रही है तुम्हारे प्रोसीजर्स को, अगर तुम्हारे प्रोसीजर को अफेक्ट करेगी तो तुम्हारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को अफेक्ट कर रही है वो, इंफॉर्मेशन सिस्टम का तो ठीक फॉर्म है पार्ट होगा। ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अफेक्ट कर रही है क्या। ठीक है, अगला बार क्वेश्चन हो सकता है ऐसे आ जाए, कैसे, जैसा आया हुआ ड्यूराफोन का वैसा ना बोल के ये लाइन से आ जाए, इफ दिस सर्विसेज अफेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये प्रकार इसी को पूरा पकड़ के बोले। तो ये लाइन तुमको समझ में आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। ठीक है। अभी देखो डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन में मैंने वो सारा डेफिनेशन इंक्लूड किया नहीं जो इररेलेवेंट है। यूई बोले तो क्या हो गया, यूजर एंटिटी, ऐसे बोले तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यूजर ऑडिटर बोले तो यूजर और एंटिटी का जो ऑडिटर है, और सर्विस ऑडिटर बोले तो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर है। ये सारी डेफिनेशन मैंने इंक्लूड नहीं की है। तुम सीधा आ जाओ ये वाली डेफिनेशन में, कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स। कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स मतलब कौन से कंट्रोल्स हो गए, जैसे कि मैंने क्या बताया एग्जांपल में कि हमने ना जो इंप्लॉय से रिलेटेड जितने भी काम काज है उस किसको कर दिया, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया आउटसोर्स। लेकिन अब भैया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो हमारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से जो डील करना है उस पर जो कंट्रोल है, मतलब समझ लो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कैसे किया जाना है, ट्रांजेक्शन जो हो रहा है उस पर जो कंट्रोल है, वो तो एक कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल हो गया। मतलब
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से जो हम सर्विस ले रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल ऑन यूजर एंटिटी। किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? तुम्हारे इंप्लॉई एक्सपेंस को। इंप्लॉई एक्सपेंस के ऊपर जो कंट्रोल्स होने थे, तो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो तुम डील करने वाले हो वो तुम्हारा बोल रहे हैं कंट्रोल्स दैट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम्स, एसओ अज्यूम्स इन द डिजाइन ऑफ इट सर्विसेज विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द यूजर एंटिटी। यूजर एंटिटी अपना इंप्लीमेंट करेगी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जैसे भी डील करेगी वैसा। कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स है ये। ये कहाँ काम आएगा अपन देखेंगे बाद में, इतना ज्यादा काम नहीं है इसका। अभी देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट देखो क्या होता है। अपन अब जा जाके दूसरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में घुस तो नहीं सकते सीधा कि भैया हमारे एंटिटी का तुमने आउटसोर्स किया हुआ है यहाँ पे काम, तो हमको पूरे पूरे अभी तुम्हारे कंट्रोल्स चेक करने हैं। तो इससे लिए क्या बोलते हैं ऐसे 402 बोलता है कि तुम एक काम करो मैनेजमेंट से और वहां के ऑडिटर से ना टाइप 1 रिपोर्ट बुलवा लो या तो टाइप 2 रिपोर्ट बुलवा लो। टाइप 1 रिपोर्ट टाइप 2 रिपोर्ट में डिफरेंस इतना ही सही है छोटा सा कि टाइप 1 रिपोर्ट में तुमको वो बता देता है कि कंट्रोल्स है कि नहीं हमारे पास। सर्विस ऑडिटर, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बता देता है हमको कि वहां पे हमारे इंप्लॉय एक्सपेंस से रिलेटेड जो हम काम कर रहे हैं वो कंट्रोल्स है कि नहीं बराबर सही से, कंट्रोल्स एडिक्वेसी वगैरह प्रॉपरली बता देते हैं वो लोग। और दूसरा टाइप 2 रिपोर्ट में तुमको ये भी बता देते हैं कि जो कंट्रोल्स है ना वो कंट्रोल्स ऑपरेट भी हो रहे इफेक्टिवली। कुल मिला के अगर मैं मेजर डिफरेंस बोलूँ तो वहां पे कंट्रोल्स है हमारे पास बता देते हैं वो लोग, और टाइप 2 रिपोर्ट में ये भी बता देते हैं कि कंट्रोल्स जो है वो सिर्फ है ही नहीं, वो ऑपरेट भी हो रहे इफेक्टिवली, इंप्लीमेंटेड भी है प्रॉपरली। तो देखो टाइप 1 रिपोर्ट में क्या क्या बताते हैं। अ रिपोर्ट दैट कंप्राइजेज अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, पूरा डिस्क्राइब करेंगे वो लोग प्रॉपरली, प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। क्या क्या बता रहे देखो वो लोग रिपोर्ट में, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम बताएंगे, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारा क्या सिस्टम है, हमारा क्या कंट्रोल्स है, हमारे क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, और उससे रिलेटेड जो जो कंट्रोल्स है दैट हैव बीन डिजाइन्ड एंड इंप्लीमेंटेड एज एट अ स्पेसिफाइड डेट, जो डिजाइन किए हैं हमने, इंप्लीमेंट किए हैं। तो ये रिपोर्ट, ये डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है? मैनेजमेंट दे रही है। कौन दे रहा है? मैनेजमेंट दे रही है, मार्क करना, मैनेजमेंट दे रही है। डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कर रही है प्रॉपरली। कहाँ की मैनेजमेंट दे रही है? वहां की, बाहर की सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। एंड सिमिलरली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर है वो भी हमको रिपोर्ट देगा। अ रिपोर्ट बाय सर्विस ऑडिटर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेइंग रीजनेबल अश्योरेंस दैट इंक्लूड सर्विस ऑडिटर्स ओपिनियन। सर्विस ऑडिटर अपना ओपिनियन बताएगा कि भैया यहाँ पे जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो एडिक्वेट है, ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, रिलेटेड कंट्रोल, वही सेम लैंग्वेज है। क्या क्या? सिस्टम, जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स है वो, एंड उससे रिलेटेड जो जो कंट्रोल्स है वो, उसके ऊपर वहां पे तो मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन दे रहा है, मैनेजमेंट सिर्फ बता रहा है कि ये सिस्टम है, ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हमारे, ये रिलेटेड कंट्रोल्स है। और सर्विस ऑडिटर क्या क्या बताएगा? अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस करके बताएगा, अपना ओपिनियन सेम तीनों चीजों पे सेम अपना ओपिनियन भी बताएगा। द सुटेबिलिटी एंड द डिजाइन, इतना बता रहा है। क्या क्या बता रहा है? क्या ये यहाँ पे ये बता रहे हैं क्या? देखो वही है। क्या ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस यहाँ पे बता रहे हैं क्या? नहीं बता रहे। क्या बता रहे? डिजाइन प्रॉपर्ली है एंड सुटेबल है, कि भैया ये सिचुएशन में ये रिस्क आ सकती है, ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये कंट्रोल्स होने चाहिए, एंड यस इट इज सुटेबल, कंट्रोल्स आर सुटेबल, कंट्रोल्स आर एडिक्वेटली डिजाइंड एंड कंट्रोल्स आर एडिक्वेट इनफ। लेकिन वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ये यहाँ पे नहीं बता रहा है किसमें, टाइप 1 रिपोर्ट में। लेकिन सेम टाइप 2 रिपोर्ट पढ़ो, टाइप 2 रिपोर्ट पढ़ो। क्लियर है? लैंग्वेज की भी ग्रिप बैठेगी। एक बार टाइप 2 रिपोर्ट को पढ़ते पढ़ते याद करने की कोशिश करना जो अभी जस्ट टाइप 1 रिपोर्ट में पढ़े, बस वही है, बस एक्सटेंशन क्या है, फर्दर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी बताता है वो। अब चूंकि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस बता रहा है तो एक और डिफरेंस तुमको दिखेगा वहां पे कि टाइप 1 में ना एज एट स्पेसिफाइड डेट बता रहा था, एज एट स्पेसिफाइड डेट। लेकिन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अपन क्या एक दिन देखेंगे क्या? इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट होने चाहिए इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड ना, एज नॉट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। तो वो एक और डिफरेंस दिखेगा तुमको।
सिंपल, एक बार वापस से देखो टाइप 1 रिपोर्ट में क्या बता रहा है, डिस्क्रिप्शन बाय द मैनेजमेंट, डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, मैनेजमेंट ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, किस किस के रिलेटेड, अबाउट 3 चीजों से, अबाउट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेड कंट्रोल, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेड कंट्रोल्स। लेकिन टाइप 1 रिपोर्ट में हमको वही नहीं बता रहा, क्या बता रहा है, बस डिजाइंड एंड सुटेबिलिटी, डिजाइन एंड सुटेबिलिटी यही बता रहा था बस, एंड दैट टू ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। सिमिलरली सर्विस ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट के में बताएगा क्या, कि ये जो सर्विस ऑब्जेक्टिव, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम था, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव था, रिलेटेड कंट्रोल था, उसके ऊपर अपना ओपिनियन बताएगा with respect to the design and controls to achieve the control objectives, whether they are achieving, whether they will be able to achieve or not, जो हमने कंट्रोल्स लगाए हैं whether they will be able to mitigate the risk or not, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमने जो कंट्रोल लगाए थे, तो whether they will be able to achieve the control objectives, जो कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव था, they will be able to achieve or not। लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट में देखो क्या बोला, डिस्क्रिप्शन अगेन सेम, प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ एसओ एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, रिलेटेड कंट्रोल, उसका डिजाइन इंप्लीमेंटेशन बताना है एट अ स्पेसिफाइड डेट प्लस प्लस थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड भी यहाँ पे, बिकॉज दे आर ऑल्सो स्पेसिफाइंग व्हाट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट ये भी बता रही कि हाँ हमारे यहाँ जो कंट्रोल्स है वो डिजाइन भी है प्रॉपरली, इंप्लीमेंटेड भी है, एंड यस दे आर ऑल्सो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड। एंड सिमिलरली सर्विस ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट देगा, अपना ओपिनियन देगा ऑन द डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट दे रही है, जो डिस्क्रिप्शन, वो हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि हाँ वो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, रिलेटेड कंट्रोल है, वो सुटेबल है, डिजाइन है प्रॉपरली, एंड ऑल्सो दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। आई होप इट इज क्लियर वेरी मच। किसी को कोई डाउट टाइप 1 टाइप 2 में, सिंपल है एकदम। और ये टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट हमको वहां से ले लेना पड़ेगा, 400 तो बोलता है कि तुम वहां से फिर टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ले लो, तो तुमको समझ में आ जाएगा, तुमको जो कंट्रोल्स देखने थे ना, कंट्रोल्स, वो कंट्रोल्स तुमको दिख जाएंगे वहां पे, या तो अश्योरेंस मिल जाएगा कंट्रोल से रिलेटेड। लैंग्वेज पे आया क्या टाइप 1 सर रिपोर्ट ये टाइप 2 रिपोर्ट? टाइप टू हाँ में ये टाइप टू में जो बी पार्ट है, सेकंड का बी पार्ट, तो बेसिकली इसका मीन्स ये है कि जो कंट्रोल्स, इफेक्टिव कंट्रोल्स अप्लाई किए, उसका क्या रिजल्ट है और क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल यूज किया है, उसकी भी रिपोर्ट लेंगे हम। तुमको याद है ये क्या अपन ने पढ़ा था फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में, अपन ने पढ़ा था, याद है क्या 2 पार्ट होते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंशिप वाला। टेस्ट ऑफ कंट्रोल को मैं क्या बोलता था, व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डिफाइन एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल, whether the controls are operating effectively or not, whether the controls Yes. are operating effectively or not, यही तो होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो तुमको यहाँ पे ये बता क्या रहा है, whether the controls are operating effectively or not, ये बताएगा कैसे, वो कंट्रोल्स वहां पे टेस्ट करते हैं। तुम भी एज एन ऑडिटर जब भी ऑडिट करोगे तो यू हैव टू टेस्ट फ्यू कंट्रोल्स, मैंने बताया था ना, कितने एक्सटेंट तक टेस्ट करोगे ये भी अपन ने याद किया था रैप के थ्रू, याद है रैप, फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। तो भैया कितना फ्रीक्वेंट है कंट्रोल, एग्जांपल दिया था टैक्स ऑडिट से रिलेटेड कंट्रोल एक ही बार होगा साल में, लेकिन कुछ कंट्रोल होंगे जो मंथली रिटर्न जा रहे हैं तुम्हारे, वो मंथली का रिलेट, अब मैं सिर्फ इनकम टैक्स या कोई एक टैक्स रिलेटेड प्रोसेस पकड़ रहा हूँ, लेकिन मान लो P2P प्रोसेस पकड़ोगे, उससे रिलेटेड कंट्रोल से हो सकता है डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, फ्रीक्वेंसी जैसा होगी गॉट इट सर। उसके हिसाब से तुम्हारे कंट्रोल्स की टेस्टिंग होगी, उसका ना एक्सटेंड तक जाना है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस बताना ही है, इसलिए उसको टेस्ट तो करेगा ही वो कंट्रोल, और उसका रिजल्ट भी बताएगा वो। ओके। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करना था, डिस्क्रिप्शन लेना था अपने को, याद है? तो वही तुमको बता रहे कि सिस्टम में क्या क्या आता है, प्रोसीजर्स एंड प्लान, डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय एसओ टू प्रोवाइड यूई विद द सर्विस। तो यूई को जो सर्विस दे रहा है उससे रिलेटेड जो प्रॉपर वो डिजाइन इंप्लीमेंट और मेंटेन करे तुम्हारी पूरी प्लान प्रोसीजर्स। अब एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कंसेप्ट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे डेफिनेशन बस पढ़ लो क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा बाद में, अपन देखेंगे। सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नाम से समझ में आ रहा होगा क्या, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सबलेटिंग समझते हो, सबलेटिंग, आई हैव लेट टेकन दिस फ्लैट ऑन अ रेंट, अब मैं इसको कहीं और सबलेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकते, ऐसे एग्रीमेंट में अलाउड नहीं होता है, बट इफ यू आर सबलेटिंग, तो सिमिलरली मैंने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को काम दिया, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर काम दिया, फॉरवर्ड कर दिया, तो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको काम दिया फर्दर, अगर कुल मिला के मैं सिंपली बोलूँ तो इससे रिलेटेड भी अपन को देखना पड़ेगा, क्या अब हम सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर से भी टाइप 1 टाइप 2 मंगवा सकते हैं क्या, तो ये सारी बातें तुमको कंसीडर करनी पड़ेगी फिर, तो इसलिए यहाँ पे उसने बता दिया सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है।
अभी यहाँ पे बस कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन ने पढ़ा नहीं है। इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ तो यही है क्वेश्चन अभी तक अपन ने किया है कवर। बाकी टाइप 1 रिपोर्ट टाइप 2 रिपोर्ट हो सकता है कभी एमसीक्यू में आ जाए तो आ जाए, बट डेफिनेशन वाइज मेरे को लगता है थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पता रहना चाहिए टाइप 1 टाइप 2 है क्या डिफरेंस, इन केस दे वांट टू आस्क इन एमसीक्यू या कभी थियोरेटिकली पूछ लिया जाए तो। इसलिए लैंग्वेज वाइज ही याद कर लिया अपने। अभी नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब तुमको क्या करना है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कंट्रोल्स है ये पता करने तुमको। तो तुम सबसे पहले ना अंडरस्टैंडिंग लेते हो सर्विसेज जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमको प्रोवाइड कर रहा है। जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमको जो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हो, प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग उसके इंटरनल कंट्रोल का। तो तुम ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो तुमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, उसमें देखो क्या बोलता है, जब तुम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, व्हेन यू आर ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग, द यूजर ऑडिटर मतलब हम द यूजर ऑडिटर shall obtain an understanding of how a user entity uses the service of a service organization। यूजर एंटिटी कैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस को यूज करिए इसकी अंडरस्टैंडिंग तुमको लेना जरूरी है। तब जाके तुमको समझ में आएगा कि कौन से कंट्रोल ज्यादा एम्फेसाइज करने पड़ेंगे, कौन से कंट्रोल ज्यादा रेलेवेंट है हमारे लिए। तो तुमको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से कैसे सर्विस ऑब्टेन कर रही है, अंडरस्टैंडिंग लेना इसकी सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले तुम देखोगे किस नेचर की सर्विस है भैया, इंप्लॉई एक्सपेंस किस नेचर की सर्विस है ये। फिर कितना मटेरियल है, कितना नेचर है, ये जो ट्रांजेक्शन जो हो रहा है इंप्लॉई खर्चा बहुत मटेरियल है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है इंप्लॉई एक्सपेंस। उसका नेचर क्या है, उसका मटेरियलिटी लेवल, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन जो यूजर एंटिटी है और जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है दोनों के बीच में आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, ओवर मेल ओवर कॉल कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे कितना इंटरेक्शन हो रहा है, वेदर दे हैव अ मीटिंग क्वार्टरली मंथली हाफ ईयरली, क्या कोई मीटिंग होती है क्या। तो द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, क्या डिग्री पे इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ एसओस एंड दोज ऑफ यूई, दोनों के बीच में इंटरेक्शन। एंड सिमिलरली लास्टली नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द यूई एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द रेलेवेंट कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। सिंपल है, कैसे इसको याद कर सकते हो, स्टीयर एस टी आई आर, स्टीयर स्टीयर मतलब घुमाना टाइप से समझ लो। तो एस टी आई आर, एस से बोला मैंने क्या, एस से मैंने बोला सर्विस, सर्विस की क्या नेचर की सर्विस है। टी से भैया ट्रांजेक्शन का क्या नेचर है, एस से क्या बोला मैंने सर्विस का क्या नेचर है, टी से ट्रांजेक्शन का क्या नेचर है। भाई जो सर्विस ले रहा है वो सर्विस किस नेचर की है, और ये जो हमारे बीच में ट्रांजेक्शन होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह जो भी होगी, ये ट्रांजेक्शन कितना मटेरियल है और कितना क्या नेचर है इसका, ट्रांजेक्शन कितना मटेरियल है क्या नेचर है इसका। एस टी, आई से इंटरेक्शन कितना ज्यादा हो रहा है हमारे बीच में, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, और आर से तुम्हारा रिलेशनशिप हो गया। तो याद रखना है, कुछ भी तरीके से याद रख सकते हो। बाजू में एक बार क्वेश्चन देखो जियो लिमिटेड का, अभी अभी आया हुआ है रिसेंटली। जियो लिमिटेड का क्वेश्चन देखो एक बार। सर ये अंडरस्टैंडिंग यूजर एंटिटी की ले रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं यूजर एंटिटी की कुल मिला के, कि क्या क्या सर्विस ले रहा है वो, और उस सर्विस की भी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, और कुल मिला के यूजर एंटिटी कैसे सर्विस उससे ले रहा है, क्या नेचर है, क्या इंटरेक्शन हो रहा है, कितने लेवल पे। तब जाके हमको समझ में आएगा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलेवेंट कंट्रोल हो सकता है, विच वी नीड टू पॉन्डर ओवर। देखो यहाँ लिखा है ना, हाउ अ यूजर एंटिटी यूजेस द सर्विसेज ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग तुमको लेना है, कैसे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस ले रहा है, यूज कैसे कर रहा है एसओ को, हाउ इज यूई यूजिंग एसओ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चार पॉइंट अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये चार पॉइंट अगेन एक जगह वापस काम आएंगे यही स्टैंडर्ड में, तुमको लिखना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, वापस से सुन सर लो। हाँ ये क्वेश्चन जैसे 3-4 बार आ चुका है एमटीपी आरटीपी और क्वेश्चन वगैरह सब मिला के, तो इसके अंदर में क्या ये बस ये 4 पॉइंट लिखना है ना, नीचे वाला पॉइंट तो अपने को इसमें ऐड नहीं करना है ना, यहाँ पे जो
डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन वहां से वो सब। वो तुमको बोलता है तुम क्या क्या लोगे, अंडरस्टैंडिंग कैसे सर्विस ऑफ दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कैसे अंडरस्टैंडिंग लोगे, यही पूछता है वो जनरली। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है वो, यूजर ऑडिटर इवेल्युएट करेगा प्रॉपर्ली जो कंट्रोल्स है वो डिजाइन कैसा किए गए हैं और उसके कंट्रोल्स कितने प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड है एट द यूजर एंटिटी दैट रिलेट टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुल मिला के कुल उस टाइप का हो गया, किस टाइप का, कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स जैसा। कंट्रोल्स कौन से कंट्रोल्स देख रहा है यहाँ पे यूजर ऑडिटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल्स है वो कंट्रोल्स देख रहा है कि यूजर एंटिटी में जो कंट्रोल्स है वो वाले कंट्रोल्स देख रहा है। सेकंड पॉइंट में यूजर एंटिटी में जो कंट्रोल्स है रिलेटेड टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो वाले कंट्रोल्स देख रहे हैं, जो तुमको जरूरत है जब तुम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहे हो। तो तुम्हारे यहाँ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से डील करने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स है वो यूजर ऑडिटर को देखना है। बाकी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल्स है उससे रिलेटेड जो ऑडिट एविडेंस लेना है उसको टाइप 1 रिपोर्ट टाइप 2 रिपोर्ट वो 402 के हिसाब से करेगा ही अलग, प्लस ये भी करना है उसको। तीसरा देखो क्या बोल रहे हैं, यूजर ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर अ सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन द यूईआईसी रेलेवेंट टू द ऑडिट हैज बीन ऑब्टेन। तो यूजर एंटिटी से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स उसने जितने जितने हैं वो सारे ऑब्टेन कर लेने हैं, वही मार बोल रहा है वापस से। उसने प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग ले ली ना, नेचर क्या है, सर्विस क्या दे रहा है, प्रोवाइड क्या कर रहा है, उसका क्या इफेक्ट आएगा यूई के ऊपर, यूई के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, कुल मिला के सारी चीजें ले लेना। और ये इंपॉर्टेंट अभी तक आया नहीं है बट मेरे हिसाब से आ सकता है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से एक क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है कि इन केस यूजर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द यूई, वो यूई से सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पा रहा है अगर तो देन द यूजर ऑडिटर शैल ऑब्टेन दैट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। अगर वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पा रहा है तो क्या करेगा, तो वो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में अगर अवेलेबल है तो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट तो मंगवाएगा ही, ठीक है। यूजर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द यूई, द यूजर ऑडिटर शैल ऑब्टेन दैट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट मंगवा लो सबसे पहले, कांटेक्ट करो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, कांटेक्ट करो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, कांटेक्ट करो, फोन लगाओ थ्रू द यूई, किसके थ्रू, यूई को बोलो, डायरेक्ट मत चलना, थ्रू यूई टू ऑब्टेन सर्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। विजिट कर लो जाके, फोन नहीं उठा रहे तो। अब तीसरे पॉइंट में बोल रहे विजिट करो द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्मिंग प्रोसीजर, और लास्टली क्या, नहीं तो अनदर ऑडिटर को अपॉइंट करो टू परफॉर्म प्रोसीजर दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रेलेवेंट कंट्रोल्स एट दी एसओ। एसओ में क्या कंट्रोल्स है, या तो हम टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट के थ्रू समझ जाएंगे, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट से नहीं समझ रहे तो फोन लगा के पूछो उनसे, कांटेक्ट करो थ्रू यूई, वहां देख के जाके देख लो, वहां पे विजिट कर लो। इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करो, वो वहां के जाके कंट्रोल्स वगैरह चेक करके तुमको बताएगा, रिपोर्ट अपनी दे देगा। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स टेस्टिंग करने के लिए तुम अपना खुद का एक दूसरा ऑडिटर यूज कर लो। क्लियर है, एकदम सिंपल है। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट। सर इसमें हाँ डी पॉइंट में यू मतलब अनदर ऑडिटर मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर, या हम लोग खुद से कोई ऑडिटर अपॉइंट करेंगे? खुद से होगा ये दूसरा, क्योंकि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से जो तुम रिपोर्ट मांगोगे वो तो टाइप 2 रिपोर्ट हो जाएगी, टाइप 1 रिपोर्ट हो जाएगी मोस्टली। तो तुम अनदर रिपोर्ट अनदर ऑडिटर अपॉइंट करो वहां के। तुम अगर खुद नहीं कर पा रहे हो ना, कुल मिला के तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट में खुद कर रहे हैं अपन ऑडिट, अगर खुद नहीं कर पा रहे होंगे तो देन यू कैन यूज व्हाट, अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म द प्रोसीजर दैट विल प्रोवाइड हिम विद नेसेसरी साई। सर तो तो अगर हाँ शिवम यू कंटिन्यू। सर थ्योरेटिकली तो अगर देखा जाए तो अगर ये ऑब्टेन नहीं करने देता है या फिर थर्ड ऑर्डर को भी नहीं कोई लोग इन्फॉर्मेशन देता है तो फिर डिस्क्लेमर दे सकता है ना फिर ऑर्डर, थ्योरेटिकली देखा जाए। लिमिटेशन इम्पोज हो गई इसका, साई नहीं मिला है, साई नहीं मिला तो तुम देखोगे कि क्या वो मटेरियल एंड परवेजिव है क्या, एम्प्लॉय एक्सपेंस मटेरियल एंड परवेजिव दोनों हो रहा है, व्हिच विल बी द केस, देन डिस्क्लेमर जाएगा। यस सृष्टि। सर तो अगर मेरा रेलेवेंट है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट लेना, तो मेरा टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट इज मैंडेटरी और इट इज ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड तो लेना है? नहीं, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट तुम एक प्रकार से बोल सकते हो कि टाइप 2 रिपोर्ट ही लेता है जनरली ऑडिटर, क्योंकि वहां पे उसको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और डिजाइन कंसिस्टेंसी सब मिल जाएगी। एंड टाइप 1 रिपोर्ट वो अगर लेगा तो देन ही हैव टू अगेन चेक विद ऑल दिस 3 प्रोसीजर्स फर्दर, कांटेक्ट करके, विजिट करके, वही वगैरह उसको देखना पड़ जाएगा एक बार फिर, विदाउट ऑब्टेनिंग एनी अदर फर्दर रिपोर्ट। बट ये 402 कंपल्सरी तो नहीं करता है ना कि लेना ही है रिपोर्ट टाइप 1 टाइप 2?
लेना ही है नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं कर रहा है वो, बट देन अगर नहीं लोगे तो यू विल हैव टू गो देयर, विजिट देम, कांटेक्ट करो उनके थ्रू, तुम खुद जाके चेक करो फिर, नहीं तो किसी और को भेजोगे यूजिंग अनदर ऑडिटर, वही हो गया, कंपलसरी Okay. नहीं कर रहे हैं। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट है तो उसका यूज कर सकते हो, बट यू कैन आस्क फॉर दैट टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट। एक बार इसको देखो, रीड करो फटाफट से। वही बोल रहे हैं ना, जैसे अपन ऊपर रिस्पॉन्ड ही कर रहे थे, कुल मिला के अपन ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म कर रहे थे ऊपर में, तो यहाँ पे भी फर्दर वापस से तुमको वही रिपीट कर रहे हैं। जब तुम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो तो तुम साई ऑब्टेन करो, साई ऑब्टेन करने के लिए तुम परफॉर्म करो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन साई और यूज अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म ऑल दिस प्रोसीजर एट दिस एसओ लेवल पे। यूजर ऑडिटर खुद जाएगा या तो यूजर ऑडिटर अपने बिहाफ में कोई और ऑडिटर को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भेज देगा। और तीसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में बताओ मेरे को, टाइप 1 रिपोर्ट लूंगा कि मैं टाइप 2 रिपोर्ट लूंगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा हूं मैं, अगर मुझे कंट्रोल टेस्टिंग करनी है। टाइप 2 लेंगे ना, उसमें वही पता चलेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मैं करता क्या हूँ, आई चेक वेदर द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, यही तो मेरा काम है टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने में। तो मुझे अगर टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट के हिसाब से ही करना है तो आई हैव टू टेक व्हाट, टाइप 2 रिपोर्ट, नॉट टाइप 1। सिमिलरली कंट्रोल टेस्टिंग वहां पे कर सकते हो, और खुद नहीं कर रहे हो तो अनदर ऑडिटर के थ्रू तुम वो भी कर सकते हो। तो अभी तक अगर मैं बोलूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो ये एक हो गया ड्यूराफोन लिमिटेड वाला। देन टाइप 1 रिपोर्ट होता क्या, टाइप 2 रिपोर्ट क्या होता है, ये अपन ने मार्क कर लिया क्या होता है। फिर एक ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एसओ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अपने लिए फिर। एंड देन अकॉर्डिंग टू मी ये अगर आ गया तो ये भी आ सकता है कि व्हाट इफ ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड, तो तुम वो 4 पॉइंट लिखोगे, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट लो, नहीं तो कॉल करो, कांटेक्ट करो थ्रू यूजर एंटिटी, नहीं तो विजिट कर लो, नहीं तो किसी और को भेज दो। याद करने वाइज एकदम सिंपल है, सीक्वेंस वाइज, टाइप 1 टाइप 2 लो, कांटेक्ट करो, विजिट करो, अनदर ऑडिटर के थ्रू करवाओ। अभी आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। हाँ बोलो। टाइप 1 टाइप 2 में खाली दो डिफरेंस है ना, फिर एक तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए और स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ये हुआ, और दूसरा है कि टाइप 2 में ओई मिलेगा, टाइप 1 में ओई नहीं मिलेगा। क्लियर है अभी तक? अभी देखो ये क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल्स एट एसएसओ, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, याद है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने और आगे भेज दिया काम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हम 402 की प्रोसीजर एज इट इज एसएसओ में भी लगा सकते हैं क्या, ये यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा। क्या हम 402 का चीज है एसओ में जो लगाते हैं, एसओ में जो कर सकते हैं अपन जाके कांटेक्ट करना, ये सब करना जो भी बात है, वो क्या हम एसएसओ में भी कर सकते हैं क्या? तो देखो इफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है एसएसओ, तो सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट में आइदर इंक्लूड और एक्सक्लूड एसएसओज रेलेवेंट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। क्या हो रहा है दिक्कत यहाँ पे कि जो अपनी यूजर एंटिटी है वो उसने काम दिया एसओ को, अब एसओ ने काम दिया कि इसको सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे बोल रहे कि जो सर्विस ऑडिटर की जो रिपोर्ट है, इसकी जो ऑडिटर की रिपोर्ट थी, इसकी ऑडिटर की जो रिपोर्ट थी, इसमें हो सकता है कि यहाँ पे जो कंट्रोल्स है, अभी अपन को कंट्रोल्स कहाँ पे चेक करने चाहिए आइडियली, कहाँ के कंट्रोल्स हमारे लिए रेलेवेंट है, एसएसओ की एसओ? सर्विस SSO ऑर्गेनाइजेशन। एसएसओ 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 ना भैया, मेन काम तो एसएसओ में हो रहा है ना अब तो।
तो हमको देखना पड़ेगा कि ये जो सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट है, सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या जो कंट्रोल्स वहां पे है, कहाँ पे, एसएसओ में, एसएसओ में जो कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव उसने अपने वहां के कंट्रोल्स जो है वो कवर किए कि नहीं कवर किए, किसमें, अपने टाइप 1 टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट में। whether the service auditor report में either या तो इंक्लूड करेगा या एक्सक्लूड करेगा SSO's relevant control objective related controls in service organizations description of its system and in scope of the service auditor's engagement। तो ये जो दो मेथड है ना, ये दो मेथड, कौन से दो मेथड, या तो इंक्लूड करेगा या तो एक्सक्लूड करेगा। तो इंक्लूड करेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव मेथड, और एक्सक्लूड करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सक्लूजन। तो दीज टू मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग आर नोन एज इंक्लूसिव मेथड एंड एक्सक्लूजन को तुमको पता होगा क्या बोलते हैं अपन, एफआर में भी पढ़ा होगा, आईएफआरएस से जो भी एक्सक्लूडेड है प्रोविजन उसको अपन क्या बोलते थे, कार्व आउट, कार्व आउट, कार्विन पता होगा, कार्व आउट, कार्विन, कार्विन क्या है, जो एडिशनल पॉइंट्स अपन ने डाले हैं ना अदर देन पॉइंट इंडियस आईएफआरएस, में हमने डाला है, आईएफआरएस में नहीं है। क्यों डाला है हमने, इंडिया है क्योंकि, हाँ रिलेवेंट अपने लिए, ठीक है, Convergence। ये अलग है थोड़ी। तो जो अपना एक इंक्लूसिव मेथड हो गया और एक कौन सा मेथड हो गया, कार्व आउट मेथड। तो बोल रहे कि कोई भी मेथड हो, चाहे इंक्लूसिव मेथड हो चाहे कार्व आउट मेथड हो, फर्क नहीं पड़ता। द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो इंक्लूड करेगा ही करेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल्स में। क्या डिस्क्रिप्शन बताएगा, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शंस एंड नेचर ऑफ द प्रोसेसिंग परफॉर्म्ड बाय द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वो बोल रहे कि भैया फर्क नहीं पड़ता इंक्लूसिव मेथड हो एक्सक्लूसिव मेथड हो, तुम्हारे को ये तो डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा। क्या डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शंस एंड नेचर ऑफ द प्रोसेसिंग, क्या काम क्या कर रहा है, मतलब सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को क्या काम दे रहा है, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या, काम क्या है, फंक्शन क्या, काम क्या दे रहा है, ये बताएगा ही बताएगा, ये तो डिस्क्राइब करेगा ही सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। भैया मैं तुमको कुछ काम दे रहा हूँ और तुम मेरे को जब रिपोर्टिंग करोगे तो तुम बताओगे ना कि तुमने आगे वाले को जो काम दिया है तो वो आगे वाला तुमको क्या क्या करके दे रहा है, मैंने तो तुमको काम दिया है। तो तुम अपने कार्व आउट मेथड हो या इंक्लूसिव मेथड हो ये तो बताओगे कि सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तुमको क्या नेचर या फंक्शन परफॉर्म करके दे रहा है। बट अगर इंक्लूसिव मेथड है तो सही है एकदम। क्यों, अगर इंक्लूसिव मेथड है तो हमको ये भी पता चल जाएगा टाइप 1 टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट में ही कि वहां सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कंट्रोल्स है। लेकिन अगर एक्सक्लूसिव दैट इज कार्व आउट मेथड है तो देखो क्या बोलते हैं, अगर टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट एक्सक्लूड्स कंट्रोल एट एसएसओ, एक्सक्लूड कंट्रोल मतलब कौन सा मेथड हो गया ये, कार्व आउट, एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसएसओ आर रेलेवेंट टू द ऑडिट। वो एक तो एक्सक्लूड भी कर रहा है, एसएसओ जो एसओ को सर्विस दे रहा है वो एक्सक्लूड कर रहा है, कार्व आउट कर रहा है अपने टाइप 1 टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट में, और जो एसएसओ एसओ को सर्विस दे रहा है वो हमारे लिए रेलेवेंट भी है ऑडिट के लिए। तो उस डेट केस में क्या बोल रहे हैं, पूरा का पूरा ऐसे को तुम अप्लाई कर सकते हो एज इट इज एसएसओ जाके, मतलब यही सब मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या, ये सब ये जो अपन ने देखा ना टाइप 1 टाइप 2 लेना, कांटेक्ट करना, विजिट करना, अनदर ऑडिटर को लगाना, ये सब मैं अब एसएसओ जाके भी कर सकता हूँ। क्लियर है क्या, ये पूरा लिखना है। जब तुमको एक बार बाजू वाला क्वेश्चन देखो, बाजू वाला क्वेश्चन देखो और उसके आंसर में मैंने क्या लिखा है वो भी देखना। ठीक है, एक बार पढ़ ली पूरा यहाँ तक, वही बात बोला है उसने। एक बार यहाँ तक रीड कर लो पूरा अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद एलआर, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट कोई तो नहीं है, ये सब तुम उसे एक बार सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजर एंटिटी को बता देगी। क्यों, क्योंकि भैया एम्प्लॉय से रिलेटेड पीएफ लेट पटा रहे हो, पीएफ में पेनाल्टी पटा रहे हो, या कुछ फ्रॉड कर रहे हो, ग्रेचुटी गलत पटा रहे हो, जो भी है, रिटर्न गलत टाइम पे नहीं पटा, रिटर्न टाइम पे नहीं सबमिट हो रहा है, तो ये सब यूजर एंटिटी एक बार सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर लेगी। यूजर एडिटर एक बार इंक्वायर कर लेगा किससे, मैनेजमेंट ऑफ यूजर एंटिटी से,
कि भैया क्या तुमको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट कर दिया है ना सारे ये सब चीजें कारनामे, अगर उन्होंने किया है कुछ तो, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कोई पेनाल्टी पटी है, कभी रिटर्न डिले फाइल हुआ है, कभी इंटरेस्ट पटाया गया है, पीएफ का एक्सपेंस तो अगर तुम लेट पटाओगे तो फिर अभी तो डिसअलाउ भी कर दिया है लास्ट टू लास्ट ईयर जो अमेंडमेंट आया था एम्प्लॉय पोर्शन, करेक्ट। इसमें सर यूजर एंटिटी लेट पटा रही वाला होगा क्या? नहीं, वेदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ भी अगर कुछ किया होगा गलत, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी पता है अबाउट एनी फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस विद एनी लॉस, नॉन कंप्लायंस विद एनी ऑफ द सेक्शंस, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट कर रही है यूजर एंटिटी को, एंड यूजर ऑडिटर यूजर एंटिटी से इंक्वायर करेगा। हम ऑडिटर किसके हैं? यूजर एंटिटी के, तो यूजर एंटिटी से हम इंक्वायर करेंगे ओके क्या इसने तुमको ऐसा कुछ चीजें बताई है क्या, रिपोर्ट की है क्या तुमको ओके ऐसी कोई चीजें, वेदर द यूजर एंटिटी इज अदरवाइज अवेयर ऑफ, या फिर या तो एसओ ने बताई है तुमको या फिर तुमको खुद से पता चला है क्या अबाउट एनी फ्रॉड या एनी नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। ओके, मतलब आउटसोर्स के है तो वो यूजर ये एसओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारी। एसओ ने मैं बता अब दूंगा तुमको, अगर तुमको एसओ ने कोई भी नॉन कंप्लायंस वगैरह बताया तो यूई को हम यूई हमको बताएगा, हम इंक्वायर करें यूई से क्या तुमको एसओ ने कुछ बताया क्या, या तुमको कुछ पता चला क्या फ्रॉड नॉन कंप्लायंस एलआर वगैरह का। सर रिपोर्ट चेक करने में ज्यादा रिलायबिलिटी आएगी ना, यूए थोड़ी बताएगी कि एसओ ने हमको ये रिपोर्ट में क्वेरी तो निकाल कंट्रोल्स दी। रहेंगे, कंट्रोल्स उसमें वेदर दे टाइप 2 रिपोर्ट में तुमको समझ में आ जाएगा कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थे या नहीं थे, उसमें शायद नॉन कंप्लायंसेस पता चल जाए, बट जनरली रिपोर्ट में कंट्रोल से रिलेटेड रहेगा पूरा पूरा। ऐसा अगर कोई फाइन पटाया, पेनाल्टी पटाई हुई है तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को बताएगी, यूजर एंटिटी को तो पता चलेगा ही चलेगा ऐसे भी एनीवे, तो हमको तो यूजर एंटिटी से इंक्वायर करना है, खर्चा तो उन्हीं का है एम्प्लॉय का। देन रिपोर्टिंग बाय द यूजर ऑडिटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है, इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग है ये, रिपोर्टिंग कोई भी ऐसे का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये आया हुआ नहीं है बता दूं, तो इसको पीएफक्यू करके मार्क करके रखना, और वो भी एक मार्क करके करा हुआ है आई होप सो, अनेबल टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग वाला। तो रिपोर्टिंग बाय यूए देखो क्या बोलता है, यूजर ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन, अपन ने ये बात किसी ने पूछा भी था मुझे कि अगर मुझे नहीं मिल पा रहा है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, डिस्क्लेमर और क्वालिफाइड ओपिनियन एज द केस में भी, राइट। इन द यूजर ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर इफ द यूजर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन साई रिगार्डिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एसओ, एसओ जो सर्विस दे रहा है उससे रिलेटेड हमको ऐसे ही नहीं मिल पा रहा है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो इन दैट केस यूजर ऑडिटर मॉडिफाई करेगा अपना ओपिनियन। एंड देन द यूजर ऑडिटर शैल नॉट रेफर टू द वर्क ऑफ एसए, सर्विस ऑडिटर का वर्क को क्या तुमको रेफर करना है क्या, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अगर अगर तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, देखो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, ऑडिटर, यूजर ऑडिटर की रहेगी, तुम उसका रेफरेंस क्यों दे रहे हो जबरदस्ती, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम उसके टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में जो ऐसी कुछ बातें हैं जिसके बेसिस पे तुम मॉडिफाई कर रहे हो, अगर अगर ऐसा केस है जहाँ मॉडिफिकेशन ही उसके कारण, उसके रिपोर्ट के कारण या सर्विस ऑडिटर की रिपोर्टिंग के कारण कुछ मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, तब जाके तुम उसका रेफरेंस दे सकते हो कि भैया सर्विस ऑडिटर ने हमको ये रिपोर्ट दी थी जिसके बेसिस में हमको ये पता चला एंड द बेसिस ऑफ विच वी आर मॉडिफाइंग आवर ओपिनियन, बट इन एनी केस यू शुड नॉट फ्रेम द लैंग्वेज इन अ वे कि जहां पे सर्विस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रही है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर बाद में चल के कुछ भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही रहनी चाहिए, इन एनी वे यू कैन नॉट गिव अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही रहेगी। ये देखो क्या बोलता है यहाँ पे, यूजर ऑडिटर शैल नॉट रेफर टू द वर्क ऑफ एसए इन द यूजर ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन में तो तुमको रेफरेंस देना ही नहीं है। इन केस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इफ रेफरेंस टू द वर्क ऑफ एस सर्विस ऑडिटर इज रेलेवेंट, अगर इतना ज्यादा रेलेवेंट है मतलब उसी के बेसिस पे ही हम मॉडिफाई कर रहे हैं मान के चलो, तो उसका तो रेफरेंस फिर देना पड़ जाएगा सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट का, टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडिफिकेशन, ताकि लोगों को समझ में आए, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, रीडर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है वो समझ में आए। यूजर ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंडिकेट दैट सच अ रेफरेंस डज नॉट डिमिनिश, ये तुमको बताना ही पड़ेगा, इन एनी वे रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही हूँ। तुम यूजर ऑडिटर सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट सर्विस ऑडिटर का रेफरेंस दे भी रहे बट उसको इंक्लूड करना पड़ेगा कि भैया अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, शैल इंक्लूड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शैल इंक्लूड्स द रेफरेंस कि भैया ये रेफरेंस देने से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो रही है, रेफरेंस देने से, सर्विस ऑडिटर का रेफरेंस देने से वी डू नॉट डिमिनिश द
यूजर एंटिटी का ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे अपना ये वाला स्टैंडर्ड खत्म होता है। ठीक है, 15 मिनट है तुमको, मैं 15 मिनट में ऐसे 450 एकदम छोटा सा स्टैंडर्ड है, 15 मिनट्स में तुमको एक वीडियो दे रहा हूँ ऐसे 450 का, वो तुमको करना है। प्लस एलओडीआर कहाँ तक हो चुका है तुम्हारा? एलओडीआर कहाँ तक हो चुका है, देख लिया क्या कोई? सर वो ऑडिट कमेटी का ये वो तो तुमने रिवीजन पिछले क्लास में करवा भी वही बताया था। नहीं, फिर उसका रिवीजन था ना, वो आधी घंटा जो आप बोले थे उसका आधी घंटा रिवीजन वो लास्ट करवाया। का पार्ट दिया था, फिर मैंने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट दिया था ना 1 आवर, फर्स्ट क्लास का 1 आवर दिया था मैंने, सेकंड क्लास का 1 आवर। वो तो हो गया उसके वो नहीं हुआ सर, सेकंड का नहीं हुआ, तो 1.5 अभी मैं घंटे का बता हुआ रहा है हूँ तुमको टोटल। करना क्या इन है। टोटल 1.5 घंटे का हुआ है। अभी डिनर तक ऐसे 450 15 मिनट का वीडियो है, छोटा सा स्टैंडर्ड है एकदम, वो कंप्लीट कर लो। छोटा सा एकदम, एक ही क्वेश्चन आता है उससे अगर आया तो, कि भैया करना क्या है। मिसस्टेटमेंट रहता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो टीसीडब्ल्यूजी के प्रणाम करो, उनको बोलो कि भैया मिसस्टेटमेंट करेक्ट कर दो। टीसी मैनेजमेंट नहीं मानती है तो टीसीडब्ल्यूजी के पास जाओ, और उस केस में अल्टीमेटली ये बोलेगी कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो क्या करना है, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो तुमको मॉडिफाई कर देना है। बस इतना सही है कुल मिला के स्टैंडर्ड। बोलो तो क्या बोला मैंने, वापस से बता देता हूँ। 450 में तुमको देखना है कि भैया ये जो मिसस्टेटमेंट है क्या ये मटेरियल है क्या। अगर ये मटेरियल है तो मैनेजमेंट को बोलो कि करेक्ट करे, मैनेजमेंट को बोलो प्रणाम करके करेक्ट करो। मैनेजमेंट अगर नहीं कर रही करेक्ट तो जाओगे किसके पास, बड़े पापा के पास, टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी को बोलोगे कि मैनेजमेंट मान नहीं रही है, टीसीडब्ल्यूजी भी कुछ बोल नहीं रही है, या तो टीसीडब्ल्यूजी बोल रही है कि भैया मटेरियल नहीं है, हो सकता है टीसीडब्ल्यूजी बोले क्या मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, तुमको क्यों मटेरियल लग रहा है, पागल हो गए तुम। तो टीसीडब्ल्यूजी बोल रही है ना मटेरियल नहीं है, तो टीसीडब्ल्यूजी से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना, ठीक है। और दूसरी बात, उसके बाद भी तुमको लग रहा है कि मटेरियल है तो तुम अपना क्वालिफाई कर सकते हो जाके। और चौथी बात, अगर टीसीडब्ल्यूजी भी करेक्ट करने में या कुछ हेल्प नहीं हो रही है तो उस केस में तुम अपना मॉडिफिकेशन वगैरह देख सकते हो। ये इतना सा स्टैंडर्ड है 450 का, उसको इलेबोरेट किया हुआ है। तो 15 मिनट का एक वीडियो है, वो एक बार देखोगे अभी। डिनर के बाद मैंडेटरीली आज ही आज तुमको कवर करना ही है पूरा एलओडीआर, कोशिश करना है। कल वी विल बी आई विल बी टेकिंग वाइवा सेशन एंड रिवाइजिंग ऑल्सो एलओडीआर। अपन रिवाइज करते हुए, प्रॉपर पूछते हुए, लिमिट्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो कोशिश करना आज एलओडीआर और कल तक का भी टाइम है तुम्हारे पास, एलओडीआर खत्म करो, ठीक है। नेक्स्ट 1 और 1.5 आवर बचा होगा। अगर मैं अभी तक जितना मैंने होमवर्क दिया हुआ है उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो 1 to 1.5 आवर का बचा होगा एलओडीआर। वही लेक्चर वहां से कंटिन्यू करना जो तुम्हारा मैं जो लिंक दिया हुआ है ना, शेयर किया हुआ है लिंक, एक कौन सी, लेक्चर 2 की, सुपर 10 बैच के लेक्चर 2 की, सुपर 10 बैच के लेक्चर 2 की जो लिंक है, मैं अगेन वापस से उसका रेफरेंस दे दूंगा। उसका फर्स्ट 1 आवर तो मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, जिसने नहीं किया वो भी कर लो, और जिसने कर लिया उसके बाद का 1 डेढ़ घंटा जो इतना बचा है वो खत्म करना ही है आज तुमको, नहीं आओ 12 बजे जितना भी बजे, आज ही करना है खत्म एलओडीआर तुमको, मान के चलो। और कल रिवाइज करना है अपने को अच्छे से, ठीक है। एलओडीआर इंपॉर्टेंट है, इस बार पक्का पक्का आएगा, एक 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन गारंटीड है, एंड एमसीक्यू भी आएगा 1-2 नंबर का। तो 6 नंबर का वेटेज मान के चलो, इतना बढ़िया इजी सा चैप्टर है, कुछ है भी नहीं ज्यादा, ट्रिकी भी नहीं है। बस लॉ याद करना अपन को, लॉ है समझ लो, पढ़ रहे हो तुम, क्या ऑडिट पढ़ भी नहीं रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो समझ लो। लॉ में भी तुमको हेल्प होगा, वो लॉ में सेम एलओडीआर है काफी सारा, आधा आधा एलओडीआर लॉ में भी है वापस से, ठीक है। आधे से ज्यादा बोल सकते हो। वो शायद रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर से स्टार्ट होगा आज। हाँ, तो जितना भी बचा है उसके बाद आज ही ओवर करना है तुमको, 1 to 1.5 आवर का बचा होगा, आज फिनिश करो। एंड कल भी टाइम है तुम्हारे पास, कल अपन विल स्टार्ट विद दैट ओनली, एलओडीआर का रिवीजन से स्टार्ट करेंगे, एंड देन विल टेक अप 2 मोर एसेस स्टैंडर्ड्स 500 की सीरीज से जो अपन छूटा हुआ है, ठीक है। अपना 500 और 600 की सीरीज बची, स्टैंडर्ड्स को फटाफट कंप्लीट करते हैं, देन वी कैन स्टार्ट विद अदर ऑडिट्स आल्सो। देन एलओडीआर हो गया, विल देन साइड बाय साइड आई विल बी गिविंग यू 1 आवर अदर ऑडिट्स का फिर, और अपन फिर उसको ले लेंगे साथ में लाइव भी, ऐसे खत्म होता है। तो ऐसे को मैं लाइव ही रखना चाहता हूँ, सो डेट माइंड में थोड़ा बैठे, ठीक है। अभी 450 का वीडियो दे रहे हो? हाँ, ऐसे 450 15 मिनट का वीडियो, आई विल बी शेयरिंग 15 मिनट का वो वीडियो, और वो रेफरेंस दे दे रहा हूँ लेक्चर 2 का, ठीक है। अभी 15 मिनट तुरंत अभी कर लो कवर डिनर के पहले, चलो ठीक है। टेस्ट होगा अपना इसके बाद, जो शेड्यूल्ड है टेस्ट, कौन सा शेड्यूल्ड है टेस्ट, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का। तो चैप्टर 3 अगेन रिवाइज नहीं किए थे, कल नहीं किए थे अटेंड, तो प्रॉपरली रिवाइज कर लो। आई सॉ राइटिंग संजना ने प्रॉपरली लिखा है, अच्छे से अच्छा लिखा हुआ है। कल जो आंसर में यानी लिखने के लिए दिया था, वो पर्टिकुलरली वो जो क्वेश्चन दिया था ना मैंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे मेरे को, तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू राइट दोज आंसर्स।
रिस्क बेस्ड ऑडिट से आना है, मान के चलो मोस्टली चांसेस है 50% चांस है चैप्टर 3 से आ रहे हैं, तो रिस्क बेस्ड ऑडिट से आ सकता है, क्योंकि 3-4 अटेम्प्ट हो गया और आया नहीं उससे, और वो अमेंडेड है। रिस्क बेस्ड ऑडिट पहले 4 फेज थे उसके, अभी 3 फेज किया है। दूसरी बात, चैप्टर 4 वी विल टेक अप टुमारो इंस्टीड ऑफ स्टैंडर्ड, या चैप्टर 3 चैप्टर 4 का मैंने टेस्ट रखा हुआ है शायद कल परसों में, तो चैप्टर 4 अपन एक बार फिनिश करेंगे, तो सो डैट चैप्टर 3 प्रॉपर्ली एक बार वापस से गो थ्रू करके चैप्टर 4 भी रिवाइज करके ये दोनों चैप्टर का टेस्ट दे दोगे ना, तो मोटा माटी 10 नंबर का वेटेज है दोनों का मिला के, अगर मैं बोलूँ तो अच्छे से अपना 10 नंबर कवर हो जाना चाहिए। चैप्टर 4 बहुत ईजी है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इस बार छोटा सा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, अभी देख लो फटाक से। बाय बाय। Yes, sir. Thank you.